हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा है आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम आपको बताएंगे डीएनए के बारे में, डीएनए की संरचना के बारे में, और ये जो चित्र हमने बना रखा है इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। डीएनए क्या होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो देर ना करते हुए हम चालू करते हैं अपना वीडियो। और हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले डीएनए। तो डीएनए में बताते, डीएनए वह पदार्थ है, डीएनए, ये तो बेकार है भैया। डीएनए वह पदार्थ है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी पहुंचाता है। ठीक है। डीएनए वह पदार्थ है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। इसे क्या बोला जाता है? डीएनए बोला जाता है। तो अब बात करते हैं डीएनए जो है ये, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। तो आपको बता दें, एक वैज्ञानिक हुए थे, फ्रीडरिक मिस्चर। फ्रीडरिक मिस्चर ने सबसे पहले पस कोशिका से पस सेल से एक पदार्थ निकाला था। इस पदार्थ को निकाला था उन्होंने जब, तो उन्होंने केवल इसका नाम उस समय के एक पदार्थ ही रखा था। और उन्होंने देखा ये जो पदार्थ है ये केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। जो पस कोशिका होती है ना, वाइट जो कोशिकाएं होती हैं, आपको सभी को मालूम होगा, जो थोड़े थोड़े दाने वाने पड़ जाते हैं या कभी कभी वाइट उन्हीं से कोशिकाएं निकलती है। वही जो केंद्रक पाया जाता है, सॉरी, ये जो पदार्थ पाया जाता था ये कहाँ पाया जाता था? केंद्रक में। केंद्रक को बोला जाता है न्यूक्लियस। उन्होंने देखा ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक या न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये न्यूक्लियस में पाया जाता था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम, फ्रेडरिक मिस्चर ने इसका नाम न्यूक्लियन रखा इन्होंने ही। इसके बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक आए, अल्टमान ने देखा ये जो न्यूक्लिक ये अम्लीय था। ये कैसा था? ये अम्लीय था। ये जब अम्लीय था तो अम्लीय था किसके कारण? तो इसमें फास्फेट समूह पाया जाता था, फास्फेट समूह, जिसके कारण अम्लीय था। इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया, अल्टमान ने इसका नाम बदल के रख दिया न्यूक्लिक अम्ल। ये ऐसे इसकी खोज की गई थी, न्यूक्लिक अम्ल रख दिया। अब एक पदार्थ था जिन्होंने पस कोशिका से निकाला था मिस्चर ने, ये केंद्रक में पाया जाता था, न्यूक्लियस में पाया जाता था, इसलिए इसका नाम इन्होंने न्यूक्लियन रखा। इसके बाद में एक वैज्ञानिक है अल्टमान ने, उन्होंने देखा इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो अम्लीय होती है फास्फेट समूह के कारण, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लिक अम्ल। अब ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते थे ये दो प्रकार के, एक तो डीएनए और एक आरएनए। सब लोग आप जानते हैं डीएनए का जो पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका जो नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इस प्रकार से ये दो प्रकार के होते थे। अब हमको इसको पढ़ना है, ये क्या होता है। तो अब थोड़ा और बता दें आपको इस डीएनए के बारे में। ये जो डीएनए होता है, हमारे जो शरीर में जो सेल पाए जाते हैं, सेल कोशिका,
जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किसने की थी? 1665 ईस्वी में की थी। इस कोशिका को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इस कोशिका के अंदर ये जो डीएनए पाया जाता है आपका 2 मीटर का पाया जाता है। इस सेल के अंदर ये जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए 2 मीटर का पाया जाता है। हो सकता है पूछ दिया जाए कि लगभग कोशिका के अंदर डीएनए जो होता है वो कितने मीटर का पाया जाता है, तो 2 मीटर का पाया जाता है। अब हम आपको केवल इस डीएनए के बारे में बताएंगे, संपूर्ण डीएनए बताएंगे। हम बता रहे हैं, देख लो आप लोग। अब बात आती है डीएनए जो है, जो आपको ये दिख रहा होगा साइड में डीएनए। ये जो डीएनए है, डीएनए काहे का बना होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो डीएनए है, तो प्रत्येक डीएनए 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। प्रत्येक डीएनए 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। इस पॉली का मतलब होता है अनेक। जैसे सिर में हमारे बाल कितने? अनेक। आकाश में जो तारे होते हैं वो अनेक, जिनको हम गिन नहीं सकते। और ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, अगर बात की जाए इस न्यूक्लियोटाइड की, तो ये न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए का बना होता है, इसमें शर्करा पाई जाती है, जिसको पेंटोज शर्करा भी बोला जाता है, और नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, इन्हीं को बोला जाता है नाइट्रोजन क्षार या क्षारक। और फास्फेट समूह पाया जाता है, फास्फेट समूह। ये जो पेंटोज शर्करा पाई जाती है, जो डीएनए में शर्करा पाई जाती है, वो कौन सी पाई जाती है? डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। और यहाँ अगर बात की जाए, जो डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, जिनसे मिलकर बने होते हैं, तो हम इधर बताते हैं। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस, तो डीएनए में नाइट्रोजन बेस 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एडेनिन पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, और साइटोसिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। अब ये इतने पाए जाते हैं। फास्फेट समूह की बात की जाए तो PO4 माइनस करके होता है इसका सूत्र। एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है, इसको हम बाद में बताते हैं। अब एक इधर देखो, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से एक ये श्रृंखला हो गई, ये वाली, और एक ये वाली श्रृंखला हो गई। तो डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से जुड़ा होता है, चलो ठीक है। अब बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। अब बात आती है कि ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी किसके द्वारा होती हैं? तो ये दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है? तो आपको बता दें, जो ये एडेनिन होता है, ए हमेशा सदैव टी के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, या ये कह सकते हैं टी हमेशा ए के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। वैसे ही जो जी होता है ग्वानिन, वो सी साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, या ये कह सकते हो सी हमेशा जी के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, द्विबॉन्ड के साथ जुड़ता है। हमेशा यही होता है, यही कि एडेनिन थायमिन के साथ में, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में। तो जैसे ए है यहाँ पे, तो ए हमेशा टी के साथ में जुड़ेगा, लेकिन किस बॉन्ड के साथ जुड़ेगा? डबल बॉन्ड के द्वारा। टी हमेशा या थायमिन हमेशा एडेनिन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेंगे? डबल। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल। सी और जी के बीच में ट्रिपल।
थायमिन और एडेनिन के बीच में डबल, एडेनिन और ग्वानिन के बीच में, सॉरी एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल, और ग्वानिन और साइटोसिन के ट्रिपल। ए और यहाँ पे टी होगा, ए और टी के बीच में डबल, ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल, यहाँ भी ट्रिपल होगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे डबल, ऐसे 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 जो जुड़े रहते हैं, हमेशा ऐसे जुड़े रहते हैं। तो अब आपको हम बता दें एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। और ये पूछा हो सकता है कभी कभी, ये जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल, तो ये जो नाइट्रोजन बेस होता है ये आरएनए का होता है। काहे का होता है? आरएनए का। और ये आरएनए का होता है, आरएनए में ये पाया जाता है। और ये जो थायमिन होता है, थायमिन के स्थान पर ही ये पाया जाता है। तो आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता, आरएनए में जो पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेस वो होते हैं, ए होता है, यू होता है, और टी तो होता नहीं है, जी होता है और सी होता है, ये पाए जाते हैं चार। ये नहीं पाया जाता है आरएनए में। तो इस प्रकार से आरएनए से थोड़ा अलग भी होता है, और ये कंफर्म होगा। अब आगे हम बताते हैं आपको, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन एडेनिन हमेशा, देखो एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ में टी, और टी हमेशा किसके साथ में? ए के साथ में। ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, सी के साथ में, सी हमेशा जी के साथ में जुड़ेगा। नंबर 3 पे बात करते हैं। आपको बता दें ये जो दो नाइट्रोजन बेस दिखाई दे रहे हो, ये और ये, इनके बीच की दूरी पूछ सकता है। तो आपको बता दें दो नाइट्रोजन बेस युग्मों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कह सकते हैं। देखो एक ये, तो ये युग्म तो हो गया ना, एक ये युग्म हो गया। तो इनके जो बीच की दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी? दूरी की जो दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक, ये एक पूरा कुंडल बोला जाता है, कुंडल। तो एक पूरे कुंडल की जो दूरी होती है, नंबर 4 पे, पूरे एक कुंडल की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर हम बात करें इसके व्यास की, तो इसके आगे जो भी पॉइंट आएगा, इसके व्यास की अगर बात करें तो इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तथा अर्धव्यास की बात करिए, अर्धव्यास की अगर बात की जाए तो अर्धव्यास कितना होगा? अर्धव्यास वो होता है 10 एंगस्ट्रॉम, वो होता है 10 एंगस्ट्रॉम। ये सब क्या है? ये इसी की विशेषताएं हैं, विशेषताएं। ये क्या है? इसकी विशेषताएं हैं। ये डीएनए जो होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। दोनों श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। और अगर बात की जाए, ए हमेशा थायमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, जी हमेशा साइटोसिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। दो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये देखो हमने लिखा है, पूरे एक कुंडल की दूरी जो होती है यहाँ से यहाँ तक की वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद में इसका व्यास की अगर बात की जाए, इसकी मोटाई की बात की जाए, ये कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके अर्ध की बात की जाए तो 1/2, तो कितना हो जाता है? 10 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, कितना हो जाता है। अच्छा, ये वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों के। इसमें कुछ कोई भी एग्जाम दीजिएगा, यहीं से हर एक क्वेश्चन यहीं से पूछता है। और आपको बता दें ये जो संरचना है, ये जो संरचना है, एक वैज्ञानिक हुए थे जिसको बोला जाता है, पूछ सकता है, वाटसन, या ये नहीं पूछेगा डीएनए का, या डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने प्रस्तुत किया था? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको बता दें एक वैज्ञानिक हुए थे, दो लोग, वाटसन एवं क्रिक। आप लोग तो नाम सुना होगा। वाटसन एवं क्रिक ने ये सब बताया था। इसको देखा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, उन्होंने इसको बता दिया
कि ये भैया इसके अंदर ये सब पाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल प्रस्तुत कीजिए। तो डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल जो था, आपको बता दें, इन्होंने ये सब डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल इन्होंने 1953 ईस्वी में बताया था कि डीएनए के अंदर ये सब पाया जाता है। इन्होंने जब इसमें बता दिया तो आगे चल के पूछा जाता है डीएनए को डीएनए जो वाटसन एवं क्रिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो डीएनए का अध्ययन मॉडल प्रस्तुत किया था, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया था? तो वाटसन एवं क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1900। यहाँ से और तो कोई क्वेश्चन बनेंगे नहीं, मेरे हिसाब से यहीं तक है। और देखो, अगर कोई क्वेश्चन बनते भी हैं तो आपको बता दें, आप लोग किताबें पढ़ना सीखो। जितना आप किताबें पढ़ेंगे, जितना आप खोजेंगे, उतना आपको याद रहेगा, आपकी मेमोरी ठीक रहेगी, कमज़ोर नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कोई टीचर कोचिंग में पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है या कहीं भी पढ़ाता है तो वो केवल उतना पढ़ा दे और आप उतना ही मान जाओ। अच्छी बात यह है कि अगर आप लोगों ने किताबें पढ़ना सीख लिया तो उसके आगे कुछ नहीं। मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा कि हम भी आज भी किताब से पढ़ते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि इधर उधर से पढ़ते हैं, ये सब किताब में दिया गया है। ठीक है, आशा ये वीडियो समझ में आया होगा। और आप जो ना इसमें समझ में आया हो, अगर कोई पॉइंट हो जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है, हम सब बता दिया करेंगे।